हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। और इस वीडियो में हम करेंगे गेट 2024 के एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग मैथ्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल ऑफ ए ट्वाइस कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन इज। देखो, ये डायरेक्ट है, जीरो होता है। ठीक है, तो कोई वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, F1 आई कैप, F2 जे कैप, F3 के कैप। ठीक है, ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है ना, दो बार डिफरेंशिएट हो सकता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल है ना, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, ये किसके इक्वल आएगा? जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर ये तो वैसे याद सीधा याद हो तो बेटर है, नहीं तो हम अगर किसी को नहीं आता देख सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम कर्ल निकाल लेते हैं। कर्ल ऑफ एफ किसके इक्वल आएगा? आई जे के, कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड, यहाँ F1 F2 F3। ठीक है, और अगर देखा जाए आई के साथ क्या आएगा? कर्ल F3 बाय कर्ल वाई, कर्ल F2 बाय कर्ल जेड, कर्ल F3 बाय कर्ल वाई माइनस कर्ल F2 बाय कर्ल जेड। ठीक है, आई कैप माइनस माइनस जी आएगा। ठीक है, फिर उसके साथ क्या आएगा? F3 कर्ल F3 बाय कर्ल एक्स माइनस कर्ल F1 बाय कर्ल जेड। ठीक है, जे कैप प्लस के साथ आएगा कर्ल F2 बाय कर्ल एक्स माइनस कर्ल F1 बाय कर्ल वाई के कैप। ठीक है, तो अब इसका हमें डाइवर्जेंस लेना है, जो हमने कर्ल ले लिया है। ठीक है, डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि जो एक्स की डायरेक्शन में है उसका एक्स के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी कि इसका एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो कर्ल स्क्वायर F3 बाय कर्ल वाई कर्ल एक्स माइनस कर्ल स्क्वायर F2 बाय कर्ल जेड कर्ल एक्स। और देखो माइनस है इसका y के साथ, तो माइनस कर्ल स्क्वायर F3 बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई माइनस माइनस यहाँ प्लस कर्ल स्क्वायर F1 बाय कर्ल जेड कर्ल वाई। ठीक है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन z के साथ कर्ल स्क्वायर F2 कर्ल एक्स कर्ल जेड माइनस कर्ल स्क्वायर F1 कर्ल वाई कर्ल जेड। ठीक है, अब देखो ये और ये सेम है। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, कर्ल वाई कर्ल एक्स है, कर्ल एक्स कर्ल वाई है। ठीक है, दोनों सेम ही है, तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। फिर ये माइनस ये प्लस F2 का डिफरेंशिएशन एक्स जेड के साथ, फिर F1 का जेड वाई के साथ। ठीक है, तो आंसर आ गया जीरो। ठीक है, इनकेस वैसे तो अगर याद हो तो एक सेकंड का है। ठीक है, नहीं आता, याद नहीं है, तब भी हम एक एग्जांपल लेके कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू टी रेज टू पावर फोर एज फंक्शन ऑफ एस इज। ठीक है, सिंपल सी बात है, टी की पावर एन का जो लैपलेस है ना, इतना तो हमें याद होना चाहिए, वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। ठीक है, तो टी की पावर फोर का लैपलेस क्या होगा? एन की जगह फोर आ जाएगा, फोर फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर फोर प्लस वन। फोर फैक्टोरियल होता है 24 डिवाइड बाय एस की पावर फाइव। ऑप्शन आएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स सेटिस्फाई वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है बेसिकली? यहाँ पे जो स्लोप है ना, एफ डैश एक्स है, वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग चेंज होती है ना। एफ डैश एक्स की बात हो रही है ना, फंक्शन की बात नहीं हो रही। एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, या फिर वाइस वर्सा, या फिर डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। आई थिंक ऐसे लिखते हैं, वाइस वर्सा। ठीक है, तो बेसिकली जैसे मान लो कि ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। ठीक है, ये एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है ना, अगर मैं बोलूँ कि सबसे पहले इसमें एफ एक्स क्या है हमारा? एक्स क्यूब। एफ डैश एक्स क्या आया? थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, स्टेशनरी पॉइंट आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब उसमें मैक्सिमा है मिनिमा है, हम ये चेक करते हैं। उस पॉइंट पे अगर मैं एफ डबल डैश एक्स देखूँ तो सिक्स एक्स आ रहा है, जो कि जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू जीरो के लिए इसको मैं अलग ही लिख देता हूँ, एफ डबल डैश जीरो, जीरो के इक्वल आ गया। अगर मैं ट्रिपल डेरिवेटिव देखूँ
ये आ गया 6, ये आ गया नॉन जीरो। ठीक है, इसको चलो साइड में लिख दें थोड़ा। ठीक है, तो इसलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्लोप देखो, अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट पे स्लोप यानी x इज इक्वल टू -1 पे स्लोप की वैल्यू है 3। ठीक है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, सिमिलरली 1 पे भी देखता हूँ पॉजिटिव है। अब यहाँ पे मान लो एक मैं टेंजेंट बनाता हूँ ताकि स्लोप में पता चले। ठीक है, मैंने इस पॉइंट पे बनाया टेंजेंट। ठीक है, बस ये ज्यूम कर लो कि मैंने x इज इक्वल टू -1 पे एक टेंजेंट बनाया। एक मैंने x इज इक्वल टू 1 पे बनाया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखा जाए एफ डैश -1 की वैल्यू 3 है, पॉजिटिव 3 स्लोप है ना। यहाँ पे भी अगर देखा जाए एफ डैश 1 की वैल्यू 3 है। ठीक है, पर इसके बाद क्या स्लोप कम नहीं हो रही? यहाँ पे अगर स्लोप 3 है, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे और कम, यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे एफ डैश 0 जो है 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहाँ पे स्लोप 3 से लेके कम हुई, डिक्रीज हो रही है स्लोप हमारी। ठीक है, स्लोप की वैल्यू एफ डैश एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे 0 होगी। इसके बाद फिर इंक्रीज होनी शुरू होगी। ठीक है, स्लोप की वैल्यू। तो इट मीन्स ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कि जहाँ के एक साइड स्लोप हमारी इंक्रीज हो रही है, सॉरी डिक्रीज हो रही है, दूसरे साइड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है हमारा स्टेशनरी पॉइंट ही हो जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो। जैसे मान लो इस ग्राफ में देखा जाए, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं स्लोप बनाऊँ तो इस पॉइंट पे स्लोप 0 है। अगर ये एफ एक्स है तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। इस पॉइंट पे भी, ठीक है, स्लोप 0 होगी, एफ डैश एक्स जो है 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, इस पॉइंट पे कहीं पे भी देखो पॉजिटिव है। अब सपोज करो, ठीक है, यहाँ पे स्लोप 1 है। ठीक है, तब यहाँ पे स्लोप 0 है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा होगी, 0 से बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, यहाँ पे स्लोप 1 होगी। उसके बाद फिर 1 के बाद कम होनी शुरू होगी ताकि 0 पे पहुंचेगी। तो इट मीन्स इस पॉइंट से पहले स्लोप जो है हमारी इंक्रीज हो रही है ना, स्लोप की बात हो रही है ना कि फंक्शन की। स्लोप हमारी इंक्रीज हो रही है, फिर स्लोप हमारा डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, और बेसिकली कर्व का वो पॉइंट जहां से वो कनकेव अप से कनकेव डाउन में चेंज हो रहा है, या फिर वाइस वर्सा ना। कनकेव अप कहाँ पे होगा, जहां पे अगर मैं किसी भी पॉइंट पे स्लोप बनाऊंगा तो जो कर्व है हमारी वो इस लाइन के ऊपर होगी, वहां पे कॉनकेव अप आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे कहीं कोई भी स्लोप की लाइन बनाऊंगी, ये लाइन ये वाली लाइन फंक्शन की इससे ऊपर ही है। ठीक है, बट कनकेव डाउन कहाँ होगा, जहाँ पे स्लोप वाली लाइन के जो कर्व है हमारी वो स्लोप वाली लाइन के नीचे होगी। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं स्लोप बनाऊंगा तो देखो कर्व हमारी स्लोप की लाइन के नीचे है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगा तो कर्व की लाइन स्लोप वाली लाइन से ऊपर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें कि आई यहाँ पे कनकेव अप है डाउन है, कनकेव डाउन है, यहाँ पे देखो जो भी हमारी कर्व है, अगर मैं किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाया तो कर्व की वैल्यू, कर्व ये स्लोप वाली लाइन से नीचे है, तो कनकेव डाउन हो गया, ये कनकेव अप हो गया, है ना। तो ये इस ग्राफ में इस पॉइंट से पहले जो हमारा ग्राफ है वो कनकेव डाउन है, उसके बाद कनकेव अप है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, एक तो डबल डेरिवेटिव 0 हो। ठीक है, हमें क्या जानना है, हम ये जानना है कि एफ डैश एक्स जो है कहाँ पे चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले एफ डैश एक्स 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और फिर वो पॉइंट एक्चुअल में इन्फ्लेक्शन पॉइंट है या नहीं, उसके लिए कंडीशन है फिर नेक्स्ट ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, कि जो एफ ट्रिपल डैश एक्स है, ट्रिपल डिफरेंशिएशन वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेम चीज़ देखूं एक्स रेस टू पावर 4 में, इसको थोड़ा हम चलो कोई ना, हम अगर एक्स रेस टू पावर 4 देखें,
ठीक है, एफ डैश एक्स, तो इसका जो पॉइंट आएगा 4x क्यूब, तो ये भी ज़ीरो आ गया। एफ डबल डैश एक्स, स्टेशनरी पॉइंट जो आ गया ज़ीरो आ गया। तो 4×3 = 12 x स्क्वायर। ठीक है, अब अगर देखा जाए ये डबल डैश एक्स जीरो कहाँ पे है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। बट एफ ट्रिपल डैश एक्स जो आएगा वो 24x आएगा। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ इस इसकी कर्व में एक्स इज इक्वल टू जीरो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जो हमारी स्लोप है एफ डैश एक्स है वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ कि x⁴ का कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब आप स्लोप की वैल्यू देखो, क्या यहाँ पे स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ जीरो है। तो बेसिकली देखा जाए स्लोप की वैल्यू नेगेटिव से होती होती जीरो आई, फिर पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू इंक्रीज ही हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं इस पॉइंट से पहले डिक्रीजिंग थी फिर इंक्रीजिंग है स्लोप की वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए आएगा ऑप्शन बी एंड डी, ये साथ मिलकर कंडीशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए डाटा सेट आर 16 एंड 25 रिस्पेक्टिवली, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन द डाटा सेट इन परसेंटेज। ठीक है, अब ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है, परसेंटेज में पूछ तो साइन ही लगा हुआ है सिर्फ, है ना। अगर हमने ये मिस कर दिया तो हम नॉर्मल हो सकता है कि सिर्फ रेशो ही निकाल दें। ठीक है, तो जो कोफिश अगर देखा जाए मीन जो है म्यू 16 है, वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर 25 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आ जाएगा फिर 5। तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, इन परसेंटेज वो आएगा सिग्मा बाय म्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इंटू 100। तो 5/16 इंटू 100। ठीक है, तो 5/16 इंटू 100, यह आ जाएगा 31.25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांसेस ऑफ पासिंग एन एंडोरेंस टेस्ट फॉर थ्री threshers PQRR 1/6, 1/4 and 1/2 respectively. Probability of passing endurance test by at least one thresher. ठीक है, at least one यानी एक कोई भी एक पास कर जाए, या दो पास कर जाए, या तीनों ही पास कर जाए। ठीक है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा मैं, एटलीस्ट वन, इसकी आ जाएगी 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नो वन। ठीक है, मुझे अगर एक या एक से ज्यादा की चाहिए, ठीक है, उसको मैं -1 से माइनस कर दूंगा अगर जीरो की। ठीक है, तो मुझे सारी 1 2 3 तीनों की आ जाएंगी की। ठीक है, तो 1 कोई भी पास नहीं हो रहा फ्रेशर, तो पी के पास होने की 1/6 है, तो पी के ना पास होने की, या फिर ऐसा मान लो कि ये क्या जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बार की पी नहीं पास हो रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू बार क्यू भी नहीं पास हो रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बार। ठीक है, एंड आ जाएगा ना, तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है। तो 1 - या जगह 5/6, या जगह 1/4, 1 - 1/4 3/4, 1/2 का 1/2 आ गया। ठीक है, 1 - 1/2 1/2, तो 3 दूनी 6। ठीक है, तो 1 - 5/16 दीजिएगा 9/16। ठीक है, सॉरी 11/16, 11/16। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी पूछी है, परसेंटेज में नहीं पूछा। ठीक है, तो 0.6875, तो दो डेसिमल प्लेस तक पूछा है तो 0.69 आ जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द एटलीस्ट इन फ्रैक्शन इस, ठीक है, इन फ्रैक्शन ही बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू दो हमें मैट्रिक्स दिए हैं, मैट्रिक्स पी ट्रांसपोज इंटू क्यू। तो पी ट्रांसपोज इंटू क्यू, तो पहले तो पी का ट्रांसपोज निकाल लें, 2 3 7 4 1 5। क्यू मैट्रिक्स एज इट इज लिख देंगे, 8 11 9 12 6 13। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से। अब देखो इसका ऑर्डर जो है, इसका ऑर्डर है रोज इंटू कॉलम, 3 रो है 2 कॉलम है, इसका रोज इंटू कॉलम 2 रो है 3 कॉलम है। तो जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर क्या आएगा, जो नई मैट्रिक्स बनेगी 3 × 3। तो यानी कि अगर देखा जाए सी और डी तो ऑप्शन खत्म ही हो गए।
ठीक है, तो सबसे पहले देखो, दिस इंटू दिस, 8 दूनी 16 प्लस 12 चौका 48, 16 और 48 64। ठीक है, तो दोनों में 64 है। ठीक है, नेक्स्ट से पता चल जाएगा हमें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू 2 22, 6 इंटू 4 24 + 22 46। ठीक है, तो देखो ऑप्शन बी आ गया, ऑप्शन ए खत्म हो गया, आगे भी कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 13 चौका 52, हाँ 70 बन गया। ठीक है, फिर 8 तिया 24 और 12 36। ठीक है, फिर 11 तिया 33 + 6 39। ठीक है, 9 तिया 27 और 13 40। ठीक है, फिर 56 और 60 है ना, 116। 77 और 30 107। ठीक है, 9 7 63 और 65 वन, नहीं 13, 9 7 63 65, हाँ 128। ठीक है, अब ये करने की इतना पूरा करने की जरूरत है ही नहीं पेपर में। ठीक है, फिर बस तसल्ली के लिए वेरीफाई कर सकते हो। जब एक बार हमें पता चलेगा कि ये आंसर हो सकता है तो बाद में बस मैच ही करना है। ठीक है, और अगर देख, ठीक है, ये और ये मुझे लग रहा है एक दूसरे के ट्रांसपोज ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, d² y/dx² + 2 dy/dx - 3y = 0 फॉर y 0 = 0 एंड dy/dx@0 = 8। ठीक है, सबसे पहले तो वैल्यू से कर सकते हैं हम। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। x = 0 पे y 0 होना चाहिए। देखो x = 0 पे 1 - 1 ये 0 आ जाएगा, 1 - 1 ये 0 आ गया, 1 + 1 ये 0 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो सी डी तो सीधा खत्म हो गए। ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव जो कर लेते हैं। देखो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 e⁻x कैसे आ जाएगा, माइनस 3 e⁻³ x। ठीक है, x = 0 पे ये 8 आना चाहिए। ठीक है, तो 1 - 3 -2 -2 -4 आएगा, ये तो गलत है। 2 e⁻x माइनस माइनस यहाँ पे +3 e⁻−3x। ठीक है, यहाँ पे x के लिए 0 पुट करेंगे तो 1 + 3 4 × 2 8। ठीक है, तो ये ठीक है, सीधी बात है। ठीक है, बाकी अगर हमें वैसे सॉल्व करना है पूरा, ठीक है, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे हम। देखो यहाँ पे d² आएगा +2d - 3 = 0। इसकी जो फैक्टर बनेंगे d +3 d - 1 = 0, तो d की वैल्यू जो आ गई 1 और -3। ठीक है, तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, सोल्यूशन आएगा बेसिकली, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा ना, क्योंकि वो 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा ही नहीं। तो a e⁻x प्लस b e⁻−3x। ठीक है, बेसिकली y, तो y डैश किसके इक्वल आ जाएगा, dy/dx। ये आ जाएगा a e⁻x का, तो e⁻x आ गया, इसका -3 आगे आ जाएगा। ठीक है, अब y 0 की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है, यानी a + b दोनों 0 के इक्वल आएंगे। ठीक है, और dy/dx जो है वो 0 पे 8 के इक्वल है, यानी a माइनस, इसमें 0 पुट करेंगे x की वैल्यू, a - 3b = 8। ठीक है, अ, दूसरी इक्वेशन से पहली इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो a - 0 -3 b - b - 4b = 8 b = -2। ठीक है, a + b = 0 है, अगर b -2 है तो a होगा +2। ठीक है, तो मेरा y आ जाएगा 2 e⁻x -2 e⁻−3x। 2 बाहर आ गया, e⁻x -e⁻−3x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो हम इसी तरीके से कर सकते हैं, बट हाँ जहाँ थोड़ा मुश्किल है, लगे कि हाँ सारे ऑप्शन ही करने पड़ेंगे, ऑप्शन पुट करने में थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं सब्जेक्टिव आएगा पेपर। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ 2 raised to power x यूजिंग टेलर सीरीज विद फर्स्ट 4 टर्म्स फॉर x = 1/2 इज। ठीक है, किसी भी फंक्शन के लिए टेलर सीरीज क्या होगी, विद फर्स्ट 4 टर्म्स फॉर x = 2 इज। ठीक है, तो f' किसको लाएगा, f0 प्लस x f'0 प्लस x² / 2 फैक्टोरियल f'0 प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल f डबल डैश है, f ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन। पहली 4 टर्म ही पूछी है, और देखो इन्होंने ये नहीं पूछा कि किसके अराउंड,
अराउंड एक्स इजिकल टू ए, वो नहीं बोला तो ऑब्वियसली एक्स इजिकल टू जीरो के अराउंड, ठीक है, बोला होगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि एफ एक्स किसके इक्वल है, ई की पावर टू एक्स, ठीक है। जैसे जैसे डेरिवेटिव करते जाएंगे टू आगे आता रहेगा ना, ई की पावर टू एक्स से ई की पावर टू एक्स आएगा, फिर पावर करेंगे टू आगे आ गया। तो एफ डैश एक्स जो है वो ई की पावर टू, ई की पावर टू एक्स है। एफ डबल डैश एक्स जो है वो फोर ई की पावर टू एक्स आ जाएगा। और एफ ट्रिपल डैश एक्स जो है वो एट ई की पावर टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। और हमें चाहिए एफ ज़ीरो, ज़ीरो पुट करेंगे वन, एफ डैश ज़ीरो टू आ जाएगा, एफ डैश डबल डैश ज़ीरो फोर आ जाएगा, ये एट आ जाएगा, ठीक है। तो ई की पावर टू एक्स की पहली चार टर्म होंगी वन प्लस एफ, ये हो गया टू एक्स, प्लस ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, प्लस ये हो जाएगा एट एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। अब एक मिनट, एफ एक्स, तो एफ वन बाई टू, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो वन प्लस टू इंटू वन बाई टू, प्लस फोर इंटू वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर, नीचे टू आ गया, प्लस एट इंटू वन बाई टू का क्यूब वन बाई एट, नीचे सिक्स आ गया, ठीक है। अब देखो ये तो कैंसिल हो रहा है सर, तो ये जाएगा वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई सिक्स, ठीक है। तो टू प्लस ये होता है पॉइंट फाइव, ठीक है। अब चलो ठीक है, इसको अगर हम टू प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई सिक्स, अगर कैलकुलेटर हमारे पास है कर सकते हैं, सिक्स, ट्वेल्व प्लस थ्री प्लस वन, सिक्सटीन बाई सिक्स, ठीक है। तो सिक्सटीन बाई सिक्स की वैल्यू आ गई टू पॉइंट सिक्स, कितने थ्री डेसिमल प्लेस तक है, टू पॉइंट सिक्स सिक्स सिक्स, तो टू पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन, ठीक है। अगर हम देखें अप्रोक्सीमेटली, अगर हम एग्जैक्ट फंक्शन में, ठीक है, जो हमारा ई की पावर टू एक्स है, यहाँ एक्स की वैल्यू वन बाय टू पुट करते तो ई आता है ना, ई की वैल्यू तो टू पॉइंट सेवन वन, इट मीन्स हमने चार टर्म ली इसीलिए हम टू पॉइंट सेवन तक पहुंचे। जैसे जैसे हम आगे वाली टर्म्स भी ऐड करते रहेंगे तो एग्जैक्ट जो ई की वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ यू एट पॉइंट वन टू थ्री इन डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप इज, ठीक है। अब इसको हम ए मान लेते हैं, ये वेक्टर है। तो सबसे पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए मुझे, यानी ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट ऑफ यू यानी यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के साथ टू आएगा, टू एक्स वाई प्लस, तो वाई का फंक्शन है, वाई जेड का ही है तो आई कैप, प्लस वाई के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई जेड के कैप, प्लस जेड के साथ करेंगे तो वाई स्क्वायर बचा के कैप, सॉरी यहाँ जे कैप। और हमें किस पॉइंट पे चाहिए, वन टू थ्री पे, ठीक है। तो वन टू थ्री, तो फोर आई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई जेड, तीन दूनी छः, दूनी बारह, एक तेरह, प्लस वाई स्क्वायर यानी फोर के। और हमें किसकी डायरेक्शन चाहिए, ए की डायरेक्शन में। तो ए की डायरेक्शन क्या हो गया, ओनली यूनिट वेक्टर ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर आ गया आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, ठीक है। आई कैप प्लस टू जे प्लस थ्री के डिवाइड बाय रूट फोर्टीन। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारा ये आ गया इस पॉइंट पे, किसकी डायरेक्शन चाहिए, इसकी डायरेक्शन में। तो वो आ जाएगा कर्ल यू का डॉट प्रोडक्ट ए कैप के साथ, तो फोर आई प्लस थर्टीन जे प्लस फोर के का डॉट प्रोडक्ट आई प्लस टू जे प्लस थ्री के डिवाइडेड बाय रूट फोर्टीन, ठीक है। तो फोर इंटू वन फोर, थर्टीन इंटू टू ट्वेंटी सिक्स, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, ठीक है, रूट फोर्टीन, छब्बीस चार तीस प्लस बारह बयालीस बाय रूट फोर्टीन। तो हम लिख सकते हैं थ्री इंटू फोर्टीन होता है रूट फोर्टीन, जगह थ्री रूट फोर्टीन, ठीक है। रूट फोर्टीन की वैल्यू होती है थ्री पॉइंट सेवन फोर वन, इंटू थ्री करेंगे अगर तो इलेवन पॉइंट टू टू फोर आ गया, तो टू टू ही आ जाएगा, इलेवन पॉइंट टू टू आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई थिंक सारे क्वेश्चन ही काफ़ी इजी थे। एक को अगर अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को अगर किसी को ढंग से ना आता हो, ठीक है, वैसे वो भी इजी था, ठीक है।
तो फिर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को सीखो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।